तो प्रिय मित्रों, लीजिए हम 2019 का यानी 18 फरवरी 2019 का जो पेपर है मैथमेटिक्स का आरपीसी का, वो पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी उसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। सेकेंड पार्ट जो है ये आपके इसके अंदर 50 से यानी 51 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 से 50 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है और इसके अंदर मैं फिर से ले रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पेपर ज़रूर सोल्व करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में हर क्वेश्चन अलग पैटर्न का होता है, तो उस अलग पैटर्न पर जो थ्योरी होती है वो थ्योरी हमें पता होना ज़रूरी है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके बैठेंगे तो अभी भी काम नहीं चलेगा। हमारे एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपको पता है, और आप सब मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं भी आपके लिए लग रहा हूँ। आपका लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। आप मेरे यानी मेरे क्या कहूँ, आपका अपना चैनल है, आप इसमें लगे रहें, आप बराबर इस चीज़ को समझें। जो कुछ मैं कंटेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ आप उसको पढ़ें, समझें और पूरा फ़ायदा लें। ठीक है, तो ये लीजिए अपन 51 से स्टार्ट करते हैं। अगला जो पार्ट है इसका मैथमेटिक्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें CMPC को, और टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, 51 और 52 जो क्वेश्चन ईजी है उन क्वेश्चंस के पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये माध्य का बहुलक यानी कि माध्य विचलन का और ये प्रसरण का, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 क्वेश्चन जो है आपके ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको 53 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन प्रायिकता का है। ठीक है, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट यूं तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ इसने कहा है एक ए व्यक्ति 60% मामलों में सच बोलता है और एक अन्य व्यक्ति 30% मामलों में झूठ बोलता है, तो कितने प्रतिशत मामलों में एक ही बयान को बनाने में वे दोनों बताने में विरोधाभासी होंगे। यानी पहला गलत बोलेगा, ए गलत झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा, और बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। जब विरोधाभासी बयान की बात करें तो देखिए 53 वाला जो क्वेश्चन है, आपके सीधी सीधी बात आ जाती है पी ए बी बार प्लस ए बार बी। मतलब ए जो है सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और बी अगर सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। अब यहाँ कह रहा है कि ए 60% मामलों में सच बोल रहा है। सीधी सीधी बात करें तो ये पी ए की बात करें तो ये 60%, मतलब 0.60 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले परसेंट रहने दो। ठीक है, तो ये पी झूठ बोलेगा, वो क्या हो जाएगा 40, इसका काम खत्म। फिर पी बी की बात करें तो बी सच बोलता, देखिए 30% में झूठ बोल रहा है, तो ये पी बी बार दे रखा है आपके 0.30, तो ये 0.70 हो जाएगा। बस इसके अंदर मान रख लो, विरोधाभासी में ये कंडीशन बनती है, तो ये 0.60 इंटू ए दे रखा और बी बार 30 प्लस ए बार यानी कि 0.40 इंटू बी यानी कि 0.70, मतलब ये हो जाएगा 6 तारी 18 और ये 7 चौक 28, तो ये 8 ने 8 16 यानी कि 0.46, मतलब ये 46% जो है ये इसके अंदर इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ध्यान रखना इसके अंदर एक पैटर्न और आता है समस्या हल होने और नहीं होने का। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, समतल LX प्लस MY इक्वल टू 0, समतल Z इक्वल टू 0 के साथ प्रतिच्छेदन रेखा के परितः अल्फा कोण पर घुमाया जाता है। तो समतल का इस नई स्थिति में समीकरण LX प्लस MY प्लस माइनस Z रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर लेमड़ा इक्वल टू 0 होगा। तो लेमड़ा क्या है मैं आपको बता दूं, लेमड़ा यहाँ पर tan अल्फा है। अब ये हुआ कैसे, देखिए हमारे पास में दो समतल है। 54 क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक तो हो रहा है LX प्लस MY 0
और दूसरा हमारे पास में है जेड इक्वल टू 0। तो प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण होगा my प्लस लेमड़ा जेड बराबर 0। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। अब आपके पास में समतल ये और ये आ गया, तो इससे आपको दोनों के बीच का जो एंगल निकालना है कोस थीटा इक्वल टू वो होता है आपके, क्या लिखोगे आप, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 0 लेमड़ा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट इसका तो, और इसका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर। ठीक है, इससे आपके ये क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस लेमड़ा स्क्वायर, इसको इधर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये आपके बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं। अब इसको आप सेट करें तो ये इसमें लेमड़ा क्या आ जाएगा आपके, लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको सेट कर लो खाली, तो लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा -1। मतलब आपके लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट में, और ये आपके क्या बन गया, टेन थीटा। सीधी सी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे ना एल्फा कौन था तो एल्फा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो आप देख लो कि ये लेमड़ा इक्वल टू, ये लेमड़ा अपने इसमें अलग था, यहाँ इसने इस लेमड़ा की बात कर रहा है, तो अपने इस जगह क्या आया, ये लेमड़ा अपने, यानी कि ये 10 अल्फा आ रहा है, जो आपके ये एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 दोनों ही क्वेश्चन को आप थोड़ा ठीक से देख ले, दोनों ही एक ही पैटर्न पे पूछ लिए इसने। ठीक है, यानी कि इसने कहा है कि एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित किसी बल्ब के प्रयोग में लाने के 300 दिनों में फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। ऐसे ही 5 बल्बों में अधिक से अधिक एक बल्ब के 300 दिन के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता क्या होगी। ये आपके जो क्वेश्चन पूछा है इसने 55 वाला, ये आपके बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बंटन वाला, चलो मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। वो क्या है, वो होता है पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर और पी पावर आर और क्यू पावर एन माइनस आर। अब आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें तो इसने दे रखा है पी हमारे पास में 0.05, यानी कि ये 5 बटा कितना हो गया 100, ठीक है ना। और इससे Q क्या आ जाएगा, सॉरी Q आ जाएगा 0.95, क्योंकि आपको पता होगा कि P प्लस Q सफलता और असफलता का योग 1 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ इसने N दे रखा है 5, है ना। ऐसे 5 बल्बों में अधिक से अधिक एक बल्ब के 3000, तो इसने जो पूछा है प्रायिकता अधिक से अधिक एक कहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू r और r इक्वल टू 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि इसने टॉपर की जो अधिक से अधिक की लिमिट इसने बांध दी है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, n तो आपके पास 5 हो गया, ठीक है, तो ये 5c और r इक्वल टू 0, और ये आपके p यानी कि आपके पास कितना आ गया 5/100 पावर r यानी कि 0, और q यानी कि आपके पास में ये 95/100 पावर इसके अंदर n माइनस r है ना, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस फिर आपको क्या करना होगा इसके अंदर, ये जो इसके अंदर ये क्योंकि r इक्वल टू 1 पर भी है, तो इसके अंदर ये बन जाएगा 5c1 और ये हो जाएगा 5/100 पावर 1 और 95/100 पावर कितनी हो जाएगी 4। बस इन दोनों को सोल्व करना है, और इसमें आपके एक बात ध्यान रखने की, यूनियो का पूरी पावर 5 सोल्व करने बैठ जाओ। ठीक है, तो ये इस मेथड से अगर आप सोल्व करते हैं ये, ठीक है ना, ये तो आपके इसमें ये दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके अंदर जो सही आंसर आएगा वो 6/5
19/20 पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई इसके अंदर बड़ा काम नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको करोगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसने लिया है मतलब 56 वाला, यहाँ पर भी आप देखो कि इसने पासे के 2 जोड़े 6 बार उछाले। ठीक है, मतलब आपके n बराबर 6 हो गया। फिर इसने कहा कि कुल योग 7 आने पर सफलता है। मतलब 7 आने का मतलब क्या हुआ, 6 1 5 2, ठीक है, 5 9 4 3 2 और 1, ठीक है 5। तो इसने योग 7 का है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 4 और 5 और 6। आप देखिए कितनी कंडीशन बन रही है इसके अंदर, ये कंडीशन बन रही है 6। तो 6/36, क्यों 2 पास है तो 6 × 6, ठीक है, यानी 1/6 तो हो गया P, तो Q हो जाएगा आपके 5/6, दोनों आ गए। अब आपके इसने जो कहा कि कम से कम 5 सफलताएं, ठीक है, कुल कितना है 6, तो कम से कम 5 सफलताएं मतलब P x 5 और 6 हो जाएगा। अधिक से अधिक तो 6 बार उछाला है, ठीक है ना, तो लोअर लिमिट बांध रखी जो 5 और 6। तो ये क्या बन जाएगा आपके, हम सब निकाल चुके हैं। तो ये NCR यानी कि C है ना, यही थ्योरम लग जाएगी NCR PR Q पावर n माइनस, इसको नहीं भूलना है आपको फॉर्मूले को। तो ये क्या हो जाएगा NCR यानी कि NC 5 और P आपके पास में है 1/6 पावर R 5 और Q आपके पास में है 5/6। तो पावर इसके अंदर सॉरी 6 क्या इसमें से 1 हो जाएगा ना ये, क्योंकि टोटल योग 6 होना चाहिए। फिर प्लस 6C6 और 1/6 पावर 6 और 5/6 पावर 0। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके सही आंसर आ जाएंगे ये 31/6 पावर 6, ठीक है, 31/6 पावर 6 ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, देखो मैंने पैटर्न बता दिया, सोल्व करना आपको आता है, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन को आप ठीक से अगर स्टडी करें तो देखिए क्या कह रहा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं आपके पास में, ठीक है, और इन तीनों वेक्टर्स के अंदर ABC दे रखा है और आपके 2 वेक्टर क्या दिया इसने, देखो A = I + 2j + 3k, B = -a + 2j + k और C = 3a + j और A + λb। यानी कि 57 में ये कह रहा है कि A + λb जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है C के, मतलब हमें क्या करना है A + λb डॉट C = 0 करना है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन पहले A + λb लिख लेते हैं। तो A + λb क्या हो जाएगा, A यानी कि 1 प्लस इधर यानी कि माइनस का लेमड़ा इंटू I, ठीक है, फिर प्लस 2 और प्लस 2 लेमड़ा J प्लस तीसरा क्या होगा 3 प्लस लेमड़ा, इसमें K है, ठीक है, K, और इसके साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, C का, और C क्या है आपके 3I + J। लो हमारा काम खत्म। इसमें देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर I है तो इसको 3 से गुना कर लो तो 3 - 3 लेमड़ा, और यहाँ आपको J के साथ में क्या है 1 है तो +2 लेमड़ा, K तो 0 जगह इसमें K है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर देखिए लेमड़ा क्या आ गया, माइनस का लेमड़ा प्लस और 3 2 5, तो आपके लेमड़ा = कितना आ गया 5, ठीक है। ये तो पूछा इसने 3, तो लेमड़ा = 5 आ गया आपके, कोई विशेष बात नहीं है ना। तो ये इस तरीके से आप ही कर सकते हो। अब इसमें 58 वाला क्वेश्चन कह रहा है सदिशों PI + QJ एवं QI - PJ के लिए सत्य कथन है। देखिए इसने पहला कहा है, साफ साफ बात, पहली बात तो इसके अंदर
इनके अदिश और सदिश गुणनफलों के परिमाण। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए पी क्यू माइनस पी क्यू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो अब इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो पक्की बात वो 0 नहीं होगा, पहला वाला रॉन्ग है। दूसरा ये असमतलीय है। समतलीय के लिए कंडीशन जो होती है, तीन सदिशों के समतलीय होने की शर्त होती है ए बी सी बराबर 0, ठीक है, समतलीय। अगर नॉट 0 है तो ये हुआ असमतलीय, नॉन कोप्लेनर। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तीसरा वेक्टर तो है नहीं, तीसरा वेक्टर ही नहीं। अरे नहीं है तो आप 0 0 कर लेना, 0i प्लस 0j प्लस 0 कर देना, ठीक है। तो ये भी आपके असमतली भी नहीं है। लेकिन ये अगर ध्यान से देखें तो ये पी क्यू मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसके अंदर इसने कहा है 59 में भौतिकी की एक समस्या को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल करने की प्रायिकता इतनी 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 है, मतलब 1.4 1.3 1.2 है। मतलब आपके पी ए क्या हो गया 1.4, पी बी क्या हो गया 1.3, पी सी क्या हो गया 1.2, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पी ए बार निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 5.4, पी बार क्या हो जाएगा 3, तो 2/3, और पी सी बार हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2। अब आपको बता दूं मैं कि किसी समस्या के हल यहाँ पूछा न होने की प्रायिकता, तो हल पे हम 2 कंडीशन ध्यान रखना। तो अपन पहले हल हो जाने की बात करें तो पी हल हो जाना, ये हो न, या न होना का है, ठीक है। तो एक काम करो ना, पहले न होने की निकाल लोगे, तो ये मैं यहाँ नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी पी ए बार बी बार सी बार, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके 5/4 2/3 1/2, कितना आ गया ये आपके, इसने जो पूछा है वो 5 इसके अंदर क्या आ रहा आपके, देखो ओ ये यहाँ देखिए पहले वाले में मिस्टेक हो गई है, यहाँ 4 है ना, तो यहाँ क्या आएगा 3। मैंने कहा क्या बात होगी, ज़्यादा कैसे आ गई प्रायिकता, तो ये 3, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके जो सही ऑप्शन है ये 3 से 3 कटा 1/4। एक तो ये याद रखना, और दूसरी बात जो है कि पी हल हो जाना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1 - पी ए बार बी बार सी बार, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हल नहीं होना, ये हल होना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछा गया है ना, इजी काम। बस ये ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बिंदु ए 11i प्लस 3j प्लस 7 के, बी 5i माइनस 2 के और सी i माइनस 2j माइनस 8 के एक रेखीय कोलिनियर। तो बिंदु बी ए सी को किस अनुपात में बांटता, आई जे के में दे दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन है 60 वाला, और आपको मालूम है कि ये बिंदु ए बी सी 11i 3j 7 के, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 11 3 और 7, बी के हो गए आपके पास 5 0 और -2, ठीक है। और ये सॉरी ये बी, और ये सी ले लें तो सी के हो जाएंगे आपके 1 -2 8। अब ये किस अनुपात में बांटता है बी वाला, लीजिए यार λ/1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इस बी के कोऑर्डिनेट अपन तीनों क्यों निकाले, हम तो केवल एक से काम कर लेंगे ना, फर्स्ट वाले से। तो ये m1 x2, ठीक है ना, m1 x2 1 प्लस m2 और x1 11, ठीक है ना, बटा +1, ठीक है। और ये बीच में आपका y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, और ये आपके पास दे रखा 5 0 2, तो हमारे तो पहले वाले से काम हो गया, λ+11 बटा λ+1 बराबर 5। तो ये क्या आ गया λ+11 बराबर 5 λ+5, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 λ
और इधर 5, 11 में से 5 गए 6, यानी कि 6/4 है ना, 6/4 यानी कि लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया आपके 3/2। तो ये 3:2 आपके इसके आंसर आ जाएंगे, जो आपके ये 60 का दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। लीजिए इसने 61 वाला क्वेश्चन दिया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। यदि दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है तो उनके अंतर सदिश का परिमाण क्या होगा। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात, यूनिट वेक्टर है और उनका योग ये कह रहा है कि ये प्लस ये इक्वल टू एक यूनिट वेक्टर है। दोनों का स्क्वायर कर दो यार आप, तो ये आपके स्क्वायर, ये आपके स्क्वायर, ये 2ab cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू सी बार का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर है, तो लीजिए ये 1 + 1 + 2 1 cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब सी स्क्वायर, ये भी इसने कहा कि यूनिट वेक्टर है, तो ले लो ये 1, तो 1 + 1 + 2 cos थीटा 1, यानी कि आपके cos थीटा क्या आ गया माइनस का हाफ। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि इनका अंतर का परिमाण, तो लीजिए ना यार ये अंतर वाला भी निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से, इसको नाम नया डाल दो d। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो, तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, फर्क क्या पड़ रहा, खाली बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 + 1 - 2 cos थीटा। ठीक है ना, डी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू 2 - 2 और cos थीटा आपके माइनस का हाफ, तो ये क्या आ गया 3, मतलब आपके d क्या आ गया √3। ये लो आपके तीसरा वाला ऑप्शन। इतना प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, है ना। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर 62 वाले बात करें, ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को सदिशों i + 2j + 3k और -3i + 2j + k के द्वारा शो करें, तो समांतर चतुर्भुज की वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल क्या होगा। अरे यार कुछ नहीं करना, आपको a क्रॉस भी निकालना है और ये आपको निकालना आता है, और a क्रॉस भी तो निकाल लोगे ना आप, कि ये भी करके बताऊं मैं। अब तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना, 1 2 3 और -3 2 1। अब इसको मैं क्या सोल्व कराऊंगा यार, मुझे शर्म आएगी, है ना। तो आप कर लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें 6√5 इसका आंसर है। ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं, ठीक है ना, 6√5। फिर अगला क्वेश्चन देखिए है 63। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज होते ही हम टाइटाइफिस हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे टाइटाइफिस, है ना। अभी करेंगे, देखिए सदिश क्या कह रहा है। एक सदिश दे रखा है अशून्य सदिश ए, और इसने कहा a क्रॉस i क्रॉस i, a क्रॉस j क्रॉस j, a क्रॉस k क्रॉस k। हम एक काम करते हैं, मैं केवल एक फर्स्ट वाला पोर्शन ले लेता हूं, a क्रॉस i क्रॉस i। मैं एक काम कर रहा हूं, इसको माइनस करके, ये क्या जाना पहचाना क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये i क्रॉस a क्रॉस i, मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, तो ये माइनस आपको पता होगा ये होता है i.i और बाहर a। ठीक है ना, ये मालूम है a, माइनस i.a और बाहर i। आपको मालूम है कि माइनस ये तो क्या हो गया आपके a वेक्टर माइनस, और आप वेक्टर a को मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो आपके i.a क्या आएगा, i.a आपके आएगा a1। ठीक है, और ये बाहर i है। अब मैं इसको अगर सिग्मा कर दूं, तो ये आप देखो कि j.j के लिए k.k, तो तीनों मिला करके माइनस तो बाहर। ठीक है, और ये आपके a तो कितना हो गया 3, मतलब 3a, और ये आपके a1i प्लस a2j प्लस a3k बनेगा, तो वापस आपके ये a बन जाएगा। तो देख लीजिए माइनस का 2a आ गया, और यही तो आंसर है इसका। दरअसल बुक में इस क्वेश्चन को जो दे रखा है वो इसको i j के आगे ले रखा, मतलब क्रॉस में।
ठीक है ना। तो उसका आंसर 2a है। देखते ही कहीं मिस्टेक मत कर देना, ये इसने चेंज करके ना -2a कर दिया है, ठीक है। कोई बड़ा काम इसके अंदर नहीं है। अब जो इसने दिया क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर का दे दिया है 64 वाला 64। बिंदु P रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। एक काम करते हैं हम, ये एक रेखाखंड है आपके, और इसको मैं A और B लिख देता हूँ, ठीक है। एक बिंदु P जो है ये इसको 3:2 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए आपके 3 और 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है तो ये कह रहा कि A और P के, A का पोजीशन वेक्टर क्या है A + B, और इसका P का दे रखा है, P का है A - 1/5B, और इसने कहा कि B के पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करने हैं। अब मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट है, हम O पॉइंट से इसको ले लेते हैं, ये इस तरीके से इसको मिला देते हैं, ठीक है। और ये आपका P है, ध्यान देना, ठीक है। ये इस तरीके से ये चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा पहले। जैसे देखिए ये है, ये O है, और ये आपके A B है, और इसको जैसे मान लो कोई है C वेक्टर है तीसरा, ठीक है, C पॉइंट है। तो इसका पोजीशन वेक्टर C ले लें, इसका आपके पास में A है, इसका B। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले पता नहीं है, और इसको मैं M और इसको N ले लूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक सीधा सीधा जो नियम बनता है वो कैसे बनता है, वैसे पूरी डेरिवेशन है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट बताना चाहूँगा। C जो आएगा इसके अंदर, ये C वाला वेक्टर, वो आ जाएगा आपके MP + NA अपॉन M + N बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इससे। तो अब इसके अंदर हमारे पास में क्या है, हम इसके अंदर U की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो C के अंदर, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, हमारे C यहाँ पे कौन है, P है, तो P इसकी जगह अपन लिख लेते हैं ये वाला A - 1/5B, ठीक है, बराबर MB। M अपने 3 है, तो ये 3, और ये इसकी जगह अपने U का U हमारा वेक्टर B ही है, ठीक है ना। ये इसके अंदर दे रखा है, किसका दे रखा है, B नहीं, इसका A का दे रखा है A + B, है ना। और इसका अपने को निकालना, तो ये अपने को B निकालना, एक तरह से ध्यान देना। मैं इसको कुछ नाम अलग डाल दूँ, ठीक है ना, इसको BD लिख करके, और जो अपने को, क्योंकि ये B वाला अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना, इस B का। तो ये देखिए, ये हमारा C जो हमारा P है वास्तव में, है ना, ये P है। तो ये अपने C, ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये C की जगह हमारा ये हो जाएगा A - 1/5B इक्वल टू, मैंने इसको, ये M + N हमारा 3 और 2 है, तो ये इसके अंदर अपॉन में जो 3 + 2 था, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कर दिया। और हमारे को B फाइंड करना था, तो ये B1 मैंने इसको मान लिया, बस B1 निकाल लिया। ऐसे देख लो आप, 5A हो जाएगा, अंदर गुणा किया -B, और ये 2A + 2B, तो इससे B1 निकाला। तो आप देख लीजिए हमारा B1 क्या आ गया, A - B। तो यही तो हमारे इसके अंदर आ रहा है, ये 64 का ये चौथा वाला। ये एक नई चीज़ है, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वो लैम्ब्डा म्यू थ्योरम के हिसाब से हैं, जो अपन ने लैम्ब्डा म्यू थ्योरम पढ़ रखी है। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, ये आपके जनक पूछा है इसके अंदर, और ये क्या अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, इसको मैंने बहुत अच्छा तरह से पहले करा रखा है, इसलिए मैं इसको डिटेल नहीं लूँगा। 65 इसके अंदर पहला है e⁻² हो जाएगा इसका आंसर। 66 भी आपका इसी का है, नॉर्मल सब ग्रुप का। तो इसके अंदर चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 67 जो कह रहा है, इसके अंदर A* = ½ AB है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं लूँगा क्योंकि इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है। तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है, G* एक आबेली समूह नहीं है, ठीक है। 68 ध्यान हो तो इसको ठीक से देखें आप, ये क्लाइन 4 ग्रुप है 68 वाला, और क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर
मैंने आपको अच्छी तरह से करा रखा है, पूरा एक वीडियो अलग डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। ये तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। कौन सा नहीं करता, कौन सा EABC में संक्रिया स्टार दी की सारणी द्वारा डिफाइंड है, तो अनुसरण नहीं करता, फॉलो नहीं करता। ये P एक चक्रीय समूह है, इसको ये फॉलो नहीं करेगा। फलन fx इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई के लिए सत्य कथन है। अरे भाई, इस क्वेश्चन को ये दो चरों वाले जो कर्व होते हैं ना, उनके लिए मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को मैंने कितनी बार करा, 3-4 वीडियो में इसको करा रखा है, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं और उसको करा रखा है मैंने। और जो उच्च निष्ठ वाला पार्ट है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट, न्यूनतम मान इसका 3a² होगा सही आंसर। फिर अगला 70 वाला, ये भी देखिए, y² 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अनंत स्पर्शी। अरे यार, ये y² का गुणांक है, उसको 0 कर लो तो आपके आ जाएगी अनंत स्पर्शी। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इगोत्तर वाला क्वेश्चन, इसको भी मैंने करा रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल वाला, आप ट्रिपल इंटीग्रल वाला जो टॉपिक है उसमें देख लो, मैंने 3 बार इसको करा रखा है। ये 71 का उसमें 7/2 इसका आंसर है, ठीक है। फिर ये 72 वाला, ध्यान रखना, गामा फंक्शन का जो सूत्र बता रखा मैंने, वो क्या फॉर्मूला था इसके अंदर, आपको अगर पता हो तो मैंने इसके अंदर बता रखा था, गामा 1 माइनस n इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई अपॉन साइन पाई n। ये इसके अंदर जो बता रखा है अपन ने, इसके अंदर कुछ करेक्शन सब देख लेना आप। तो ये जो खास तौर से मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने करा रखा है, उस पर बेस्ड है। एक 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट तो क्या, आप एक 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके अंदर मान रख करके आपको n की जगह -5/2 रखना पड़ेगा, कोई विशेष बात नहीं, उसके बाद आराम से सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। और आप मतलब इससे भले इससे करो और भले आप डायरेक्ट इसके अंदर इससे कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 73, ये भी आपके उसी का है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो मैं इसको भी इसमें नहीं ले रहा हूँ। इस पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, असत्य कथन पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर 74, समुच्चय s इक्वल टू एक्स सच दैट 0, यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में x प्लस 2 q है परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके अंदर इसने जो कहा सत्य कथन है, तो इसके अंदर केवल, और क्योंकि इसने कहा समुच्चय S में अनंत अवयव है, तो अनंत कैसे हो सकते हैं, इसने तो 0 और 1 बाउंडेड कर दिया है। S के उच्चक का अस्तित्व नहीं है, तो एक S का उच्चक क्यों नहीं, ऐसा 1 है निम्नक, और निम्नक 0 है, ठीक है। निम्नक इसका 0 है, तो 0 है 0, क्लियर दिख रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 75, निम्न श्रेणी के लिए सत्य कथन है, 14/1 क्यूब प्लस 24/2 क्यूब प्लस 34/3 क्यूब। इसके लिए मैंने कितनी सारी अभिसारी अपसारी के लिए बहुत सारे डाल रखे वीडियो, आप उसमें आराम से देख सकते हैं इसको कैसे किया जाएगा। अपसारी, अभिसारी और दोलनी, 3 पैटर्न को मैंने अच्छी तरह बता रखा है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये अभिसारी है, ठीक है। यानी एक ये धीरे धीरे कम हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली संख्या बढ़ रही है। ध्यान से देखो आप, 14, 24, 34, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1, 8, ठीक है, फिर 27, और यूं करते करते 64 बन जाएगा, फिर 5 का 125 बनेगा, तो नीचे वाली संख्या बड़ी होती जाएगी, तो ये बड़ी वाली संख्या छोटी होती जा रही है। तो कुल मिलाकर संख्या एक मतलब 0 की तरफ अग्रसर हो रही, बहुत छोटी पॉइंट, इसलिए ये अभिसारी है। 76वां, सिग्मा xn - 1/n.3n मैंने करवा रखा है क्वेश्चन, ये इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। 77 वाला इसको इसने हटा दिया है, FP वाला यूपी वाला है अपने वो रीमान समाकलन का। फिर 78 कह रहा है कि 1 + x + x + x³ 1 - x पावर -1, ये इसको इसमें रूप लिखते हैं, को जिस अंतराल में अभिसरित होती है। ये क्वेश्चन, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके इसके अंदर तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, -1 और 1/4 के बीच ये अभिसरित होती है। पूरी सीरीज को अगर आप लेके देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। 79, x = c के किस मान के लिए वक्र y = log x की स्पर्श रेखा इस बिंदु पर रेखा के समांतर होगी। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो हम जानते हैं टॉपिक 12th का पूछा कॉन्सेप्ट इसने, आप तो इससे
ध्यान से देख लो कि इससे अपन ने m निकाल लिया, y डेज किया 1/x और x इक्वल टू इसने c दे रखा था, ये देख लीजिए। तो अपन ने x की जगह c लिख दिया, ये आपके m आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो दे रखे बिंदु 1 0 E1, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा के समांतर मतलब इसका ढाल बराबर हो जाए। तो हमने इन बिंदुओं से ढाल निकाल लिया, तो ये 1/e-1 आया। मान लो अगर ये m1 ये m2, तो आप देखो कि ये इसके अंदर क्या बन जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/e-1। तो ये आपके c इक्वल टू क्या आ गया, e-1। क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर ये देखिए 80 वाला, हालांकि इसको स्टार कर दिया है, डिलीट कर दिया है क्वेश्चन को, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसलिए, लेकिन ये अपने ग्रीन थ्योरम और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 81 कह रहा है वक्र r इक्वल टू a cos t i प्लस a sin t j प्लस बी टी के का बिंदु a 0 0 b a 0 2 पाई b तक r क्रॉस डी आर क्या होगा। तो हम r क्रॉस डी आर इसके अंदर निकाल सकते हैं, इसके अंदर चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। 82 वाला ये आपके ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें, कोई विशेष बात नहीं। तो इसके अंदर डायरेक्ट थ्योरम पूछ ली, इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई। क्वेश्चन 83 है n के पिंड टू a क्रॉस r ds का मान क्या होगा, जहां s वाले पिंड का आयतन v है। तो कुछ नहीं, इसमें सर आप डायरेक्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर ये वेक्टर कैलकुलस का, तो आप इसको भी कर सकते हैं, मैंने बता रखा है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है 2va। फिर अगला 84 वाला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, मैंने अवकल समीकरण खूब करा रखे, ये समघात अवकल समीकरण है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर अगला 85 वाला, तो ये अवकल समीकरण में कोई विशेष बात है नहीं, आपने कर रखे हैं काफ़ी, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आप कर सकते हैं ये भी। फिर आ रहा है 86 वाला, ठीक है, ये भी अवकल समीकरण, लेकिन इसके अंदर एक खास कॉन्सेप्ट है, शायद आप भूले हो या याद है। ध्यान से अगर देखें तो अगर ये x dy बाई dx होता है तो उसको लिखा जाता है dy। अगर x स्क्वायर d2y बाई dx2 होता है, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। ऐसे ही एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, तो d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई। ये पैटर्न इसके अंदर काम आ रहा है, ध्यान रखना, आप ठीक से देख लें इसको। ठीक है, और उस केस में आपको z इक्वल टू log x लेना है, यानी कि x इक्वल टू ई पावर z। ठीक है, ये z इक्वल टू log x या x इक्वल टू ई पावर z, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको आगे। तो इसके अंदर इसने gx पूछा है, आराम से निकाल सकते हो, पूरा सोल्व कर रखा है इसने पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है 2 प्लस log x। ठीक है, 87 भी आपके ये अपने उसका है वेक्टर कैलकुलस का, तो ये 87 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, 0 इसके अंदर आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन 88 है p इक्वल टू डी एक्स, तो y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब के लिए आपको सोल्व करना है। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये आप ध्यान से देखें, ये क्लोरेट रूप में इसको बदलना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आपको पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको वी लेट करना पड़ेगा, इसके अंदर वाई स्क्वायर इक्वल टू वी लेट करके, और ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये पता कहाँ, इसी में चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर वाई स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब अपन आइडिया लगा सकते हैं, मैंने करा रखे हैं इसलिए इस पर ज़्यादा वो नहीं करूँगा मैं। 89 कह रहा है यदि बिंदु O पर दो बल जिनके परिमाण लेमड़ा डॉट ओ ए म्यू डॉट ओ बी है, ध्यान रखना लेमड़ा म्यू पर में ही है, ध्यान रखना, ओ ए और ओ बी दिशाओं में कार्य थे, इनका परिणामी बल लेमड़ा प्लस म्यू ओ सी है, जहाँ सी ए बी, तो ये कह रहा है कि एक बिंदु इस प्रकार था, कुछ नहीं, अपन जानते हैं कि लेमड़ा सी ए डॉट इक्वल टू म्यू डॉट सी भी होता है, ये तो होता है इसके अंदर, अपन ने पढ़ रखा है, ये इस तरीके से होता है, मैंने अभी बताया ये। ठीक है, ओ ए बी, ये सी बिंदु है, तो ये आपके क्या इसमें लेमड़ा और म्यू, ठीक है, और ये लेमड़ा है और ये म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, लेमड़ा प्लस म्यू डॉट ओ सी। ठीक है ना, तो ये आपके जहाँ ये लेमड़ा सी ए इक्वल टू म्यू सी भी होता है, तो ये आपके इसके अंदर आ जाएगा, है ना, ये अपने कौन सी लेमड़ा म्यू
तो और मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है बहुत सारी जगह, इसलिए मैं इनको लिया है। फिर 90 वाला क्वेश्चन ये भी लेमड़ा थ्योरम का ही है, तो इसके अंदर जो आपके दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर। फिर अगला कह रहा है प्रक्षेप्य गति वाला। तो प्रक्षेप्य गति के अंदर कोई विशेष बात नहीं है, मैंने चारों चीज़ें बता रखी है, चार खास तौर से बता रखी है। प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य पथ की ऊंचाई और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो ये इसके अंदर ये इसने जो पूछा है सत्य कथन, तो दूसरा वाला करेक्ट है जीवा की लंबाई। ठीक है, 92 अवकल समीकरण का है, हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये अलग कॉन्सेप्ट है, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील है, ग्रेविटेशन का पूछ लिया है, तो कौन सा कथन सत्य पूछा इसने। ठीक है, तीसरा वाला इसमें सत्य, यदि विराम से कण को छोड़ दिया जाए तो h ऊंचाई गिरने के पश्चात उसका वेग √2gh होगा। गति के तीसरे नियम से ये होगा v² = u² + 2gh। ठीक है, फिर 94 वाला ax = b, ये अवमुख समुच्चय का ध्यान रखना कि सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख समुच्चय है, तब चरम बिंदु एक चरम हल देते हैं। रिक्त स्थान के अंदर आपको बढ़ना है, कोई एक, कम से कम दो और सभी, तो कम से कम एक जो है वो चरम हल देगा। ठीक है, इसके अंदर फिर ये एलपीपी का है। ठीक है, डायरेक्ट टेबल दे दिए, टेबल देख के डरना नहीं आपको। इसके अंदर इसने पूछा है तालिका दे करके कि आप कौन सा असत्य कथन है, तो इसके अंदर डिपार्टिंग वेक्टर, एंटरिंग वेक्टर और की एलिमेंट के बारे में जानकारी अपने को पहले होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर जो असत्य है वो तीसरा वाला है, की एलिमेंट 8 इसके अंदर नहीं है। अगला कह रहा है देखो 96, यदि बल की इकाई न्यूटन है तो आघूर्ण की इकाई क्या होगी। अरे भाई आपको पता हो टो = r×F, कितनी बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो और वैसे भी क्या होता है, हम आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, तो ये क्या होता है न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल सा आंसर बिल्कुल। फिर 97 वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम पूछ ली इसने, डायरेक्ट सूत्र ध्यान रखना ये, यदि एक आधारी सुसंगत हल में m+n-1 स्वतंत्र धनात्मक नियतन हो, असाइनमेंट स्वच्छ संख्याएं ui दिस और vj मतलब m और n तक है, और बड़ी कोष्ठिका RS के लिए CRS = UR + US, तो रिक्त कोष्ठिका IJ के संगत डेल्टा IJ की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा इसने, डेल्टा IJ = CIJ - UI + VJ, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर 98 वाला क्वेश्चन जो है न्यूटन ग्रेगोरी का है, ध्यान रखना इसके अंदर ये 3.62 वाला पूछा है, ध्यान से इसको देखें तो 3.62 से स्टार्ट करके 3.60 से स्टार्ट करके 3.75 तक है। तो खास तौर से ये किसके लिए है, ये इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन, तो ये तीन शुरुआती मान के नज़दीक है 3.62, तो ये इससे निकालना है और इसका जो पूरा फॉर्मूला है उसके बेस पे करना है। ये आपके तीसरा वाला ऑप्शन से करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना। 99 के अंदर थोड़ा ये क्वेश्चन भारी है, इसमें पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो आप इसको करें तो ठीक, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेनी मेरे हिसाब से। तो देखो हालांकि इसने अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है 0.63। 100 वाला कह रहा है कि समीकरण x³ - 9x + 1 = 0 का एक मूल 2 और 4 के मध्य है, सम द्विभाजन है ना, बाइसेक्शन मेथड से मतलब बार बार हाफ करते हुए निकालना है। तो ये विधि बता रखी है मैंने, तो एक उन्नत मान किसके मध्य होगा, तो ये 2.75 और 3 के मध्य होगा। इसका मैंने ये विधि करा रखी है, आप उसमें देखना, मैंने पूरा इसकी विधि क्या है पूरी थ्योरी बता रखी, थ्योरी के बेस पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिए, खास तौर से मैंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है, तो कोई विशेष बात नहीं है, मैंने क्योंकि इस पर पकड़ा रखा पहले इसलिए मैंने इसके अंदर पूरा नहीं कराया है। ठीक है, तो ये 51 से 100 तक के क्वेश्चन, ये सेकेंड पार्ट है आपके कौन सा 19 का 18 फरवरी 2019 का ये पेपर है आरपीएससी का, तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग का, तो आप इसको करें। फर्स्ट पार्ट में पहले आपको करा चुका हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है आपके 101 से लेकर के 150 तक का बहुत जल्दी मिलेगा, इसके साथ ही आप करें। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ें, आप
अभी पेपर में हर तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन को करें ताकि आपका माइंड एकदम बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन के लिए आप माइंड को दौड़ा सकोगे और आप उस क्वेश्चन की थ्योरी तक पहुंच पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और आप लगे रहें CMPC यूट्यूब चैनल के साथ में, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और करते रहें। बिल्कुल ये टेंशन नहीं लें पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, मेरे को कुछ आता कि नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ कि किसी ने तैयारी नहीं की है, CMPC यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चैनल है, मैं लगातार इस पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप उसको ठीक से ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बार बार देखते हैं, आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं इस RPC सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स को। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। आप बने रहें, तब तक के लिए थैंक्स।